जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे गाउस के नियम की सीमाओं के बारे में कि गाउस के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। फिर पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। फिर पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। हम आपको पिछले लेक्चर में गाउस के नियम का सत्यापन बताए थे कि कैसे सत्यापन किया जाता है, यानी गाउस का नियम कहाँ से आया है, फाई बराबर Q/ε0, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम बताए थे आपको, प्रीवियस लेक्चर में कहाँ से आता है। और उसके प्रीवियस लेक्चर में हम गाउस के नियम को समझाए थे कि गाउस का नियम होता क्या है। देखिए, अब हम इसमें गाउस के नियम की सीमाओं के बारे में समझेंगे। गाउस के नियम की सीमाएं आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आपको ज़्यादा सीमाएं गाउस की नहीं बताएंगे। अनुप्रयोग के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। ये सीमाएं जो है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बोर्ड में कभी नहीं पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं। तो सीमाएँ जो हैं गाउस के नियम की सीमाएँ, वो बहुत कम ही हम आपको बताएंगे, जो ज़रूरी हैं वही बस बताएंगे। उसके बाद हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, गास और गाउस दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम एक के है। गास, गाउस, गॉस, तीनों नाम से कहीं वैज्ञानिक को जाना जाता है। ये कंफ्यूज आ गए हम लोग ना कि इनका नाम है क्या, कहीं इंग्लिश में गाउस लिखता है, कहीं गॉस लिखता है, कहीं हिंदी में कुछ लिखता है, कुछ लिखता है, मतलब इसी तरह से कंफ्यूज हो गए। इसीलिए इनका तीन गो नाम, गास, गाउस और गॉस, कई गो नाम से जाना जाता है। तो आप अब उसको गोस मत कर दीजिएगा, गाउस ही रहने दीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए, गाउस के नियम की सीमाएं या गाउस के नियम की सीमाएं क्या है। पहला सीमा आप यहाँ पे देखिए, पहला कि जो विद्युत फ्लक्स है पृष्ठ के अंदर के आवेश के कारण ही निकलता है। विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के, गासियन पृष्ठ के, गासियन विद्युत फ्लक्स, देखिए जिस आवेश के कारण हम बताए थे आपको, समझ लीजिए पहले, जिस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। कुल कितना विद्युत फ्लक्स है, हम क्या करेंगे, पहले इस आवेश को तोप देंगे। तोपने का मतलब चारों ओर से ढक देंगे, कवर कर देंगे। जैसे कवर करेंगे गासियन पृष्ठ बन गया। जिससे कवर करेंगे, जिस सतह से कवर करेंगे, मान लीजिए सतह यहाँ पे लगा दिए, एगो फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल के अंदर एगो आवेश फेंक दिए, तो वो जो फुटबॉल है वो गासियन सरफेस हो गया, गासियन पृष्ठ बन गया। तो जिस पृष्ठ से किसी आवेश को पूरा ढक दिया जाता है उसको गासियन पृष्ठ बोलते हैं। तो गास का नियम तभी लागू हो सकता है जब गासियन पृष्ठ हो। गास का नियम तभी लागू होगा जब आवेश गासियन पृष्ठ के अंदर। गासियन पृष्ठ क्या होता है ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, अभी भी बताएं। गासियन पृष्ठ, जिस पृष्ठ से आवेश को ढक दिया जाता है, वो कैसा हो, उबड़ खाबड़ कैसा हो, हमको मतलब नहीं है। फुटबॉल जैसा हो, उबड़ खाबड़ हो, चौकोर हो, कौनो बक्सा में आवेश को बंद कर देना, पूरा पैक कर देना है। अब जैसे ही मार्कर है, मार्कर को डब्बा में रख के पैक कर दिए, डब्बा क्या हो गया, इस मार्कर के लिए पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तो इस आवेश के लिए बंद पृष्ठ कवर कर दीजिए, तोप दीजिए आवेश को, बस हो गया। वही गासियन पृष्ठ है, जिससे तोप दिए ना उसी को गासियन पृष्ठ बोलते हैं। तो आवेश गासियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, लागू होगा जब आवेश गासियन पृष्ठ के अंदर होगा। अब ये नहीं है कि इस आवेश को आप गासियन पृष्ठ के बाहर रखिए, ऐसे नहीं हो सकता। आप कहेंगे तब हम आवेश को यहाँ पे गासियन पृष्ठ पे ही रख दें तो भी नहीं, गास का नियम लागू होगा। गास का नियम तभी लागू हो सकता है जब ये आवेश पृष्ठ के अंदर कहीं भी हो, कोनो दिक्कत नहीं है। इस आवेश की स्थिति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, पैक होना चाहिए आवेश, बाहर नहीं दिखना चाहिए आवेश। जब बाहर दिख गया तो गास का नियम नहीं लागू होगा। तो गास का नियम लागू होने के लिए आवेश गासियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा जो इसके मतलब सीमाएं है वो क्या है, तो दूसरा सीमा ये है कि गासियन पृष्ठ बंद होना चाहिए। गासियन पृष्ठ एक्चुअली में ये सीमा नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद करने के लिए नोट में लिखना पड़ता है, इसीलिए हम इसमें लिखवा दे रहे हैं। गासियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, ठीक।
तीसरा बंद होने का मतलब कि अगर कहीं से ही नहीं कि छेद होना चाहिए, इस गासियन पृष्ठ में छेद नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा बंद होना चाहिए। ठीक, तो ये गासियन पृष्ठ बंद होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट इसका, तो तीसरा पॉइंट ये होगा कि इसमें गासियन पृष्ठ में ना, गासियन पृष्ठ जो गास का नियम लगाते हैं, जो गास का हम नियम लगाते हैं, वो गास का नियम हम किस लिए लगाते हैं? हम बताए थे कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन 0। ये किस लिए लगाते हैं? तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। लेकिन ज़्यादातर गास के नियम का उपयोग हम विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? गास का नियम ज़्यादातर हम लगाते हैं क्यों? जब हमको निकालना होता है विद्युत क्षेत्र, ई का मान निकालना होता है, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अगर निकालना होता है तब जाकर के हम गॉस का नियम लगाते हैं। और किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान तो हमको इस फार्मूले से भी मिल सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अगर कोई आवेश है, इसके कारण P बिंदु पे यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र, यहाँ से दूरी r है, तो हम लगा देंगे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये लगा सकते हैं। तो है झमेला का है, गास का नियम का है। देखिए ये नियम जो है किससे आया है? कूलाम के नियम से आया है। ये जो नियम है कूलाम के नियम से आया है, ये विद्युत क्षेत्र का। और ये गास का नियम भी कूलाम के नियम से ही आया हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये हो जाता है कि ये जो हम सिंपल विद्युत क्षेत्र निकालने वाला फार्मूला लगाते हैं ना, यह तभी लगेगा जब भाई आवेशवा बिंदु के जैसन होगा। और तनको बढ़न भइल बाबू, तनको बड़ा हुआ आवेश तो नहीं लगेगा। तो बिंदु के समान जब आवेश होगा तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक, समझ रहे हैं? तो इस फार्मूले को हम बस बिंदु आवेश के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गास का नियम जो है ना, इससे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हम अगर कोई मान लीजिए कोई सरफेस हो, कोई तार हो, कहीं भी आवेश पसारा हुआ हो, बड़े बड़े हो, तभी हम निकाल सकते हैं। बिंदु के समान आवेश होना जरूरी नहीं है। बिंदु के समान आवेश होना जरूरी नहीं है। आवेश फैला भी होगा ना, ऐसे पूरा फैला होगा आवेश, तभी भी हम निकाल सकते हैं। जितना आवेश है, मान लीजिए ये आवेश इतना आवेश है, इसको घेर दिए और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। तो गास का नियम किस लिए लगाया जाता है? ज़्यादातर ये विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए लगाया जाता है, न कि ज़्यादातर विद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए। इसे लगा सकते हैं, विद्युत फ्लक्स के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो विद्युत क्षेत्र निकालने में इसका यूज किया जाता है। और कौन सा विद्युत क्षेत्र? जब आवेश बिंदु के समान नहीं हो। बिंदु के समान होगा तब तो है ये फार्मूला लगा देंगे, है इतना सिंपल है। कहेंगे गास का नियम लगाने जाएंगे, तो गास का नियम तभी लगाया जाता है जब आवेश पसरा हुआ हो। पसरने का मतलब फैला हुआ हो, तब लगा देंगे गॉस का नियम। तो गॉस का नियम तब लगाते हैं जब आवेश फैला हुआ हो, उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तब हम गॉस का नियम लगाते हैं। ठीक, अभी आपको हम एप्लीकेशन में समझाएंगे। एप्लीकेशन में ये लिखवा देंगे कि गॉस के नियम का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो गॉस के नियम का एप्लीकेशन अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, तो गॉस का नियम कब लगेगा? तो गॉस का नियम तब लगेगा, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई ऐसे मान लीजिए डस्टर है, डस्टर पे आवेश है, पसरा हुआ है आवेश, तो आवेश फैला हुआ है, बिंदु समान ये नहीं है। ये डस्टर जो है बिंदु समान नहीं है, बड़का है, तो ये आवेश भी बड़का हो गया। अब इसके कारण हमको अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम इसको पहले गासियन पृष्ठ से बंद कर देंगे। पहले गासियन पृष्ठ से बंद कर दिए। अब क्या करेंगे? तो अब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। गासियन पृष्ठ से अब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले समझिए कि ये जो डस्टर है ये बिंदु के समान आवेश नहीं है। जब बिंदु के समान आवेश नहीं है तो इसके लिए अगर हमको इस बिंदु पे, इस डस्टर के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना हो, P बिंदु पे, तो हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बस बिंदु के समान आवेश के लिए लगता है। तो जब ये बड़ा आवेश हो गया तो बड़े आवेश के लिए हम गास का नियम लगाते हैं। गास का नियम ये हालांकि कूलाम के नियम से ही व्युत्पन्न हुआ है। कूलाम का नियम इससे, गास के नियम से कूलाम का नियम व्युत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। तो मान लीजिए कि अगर बड़ा आवेश है तो उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे गास के नियम से। अब कैसे निकालेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो आवेश है, इस डस्टर पे जितना आवेश है, मान लीजिए एक ही आवेश, बहुत सारा आवेश है इस डस्टर पे, खूब आवेश है। ठीक,
खूब आवेश है। तो इसका कंडीशन होता है कि गॉस का नियम तभी लागू होगा इस आवेश पर जब इसका आवेश घनत्व हर जगह समान होगा, आवेश जो है हर जगह समान रूप से फैला होगा, एक समान रूप से। ये नहीं कि वहाँ 10 कूलाम है, इतनी में देखे तो फिर 5 कूलाम, इतनी में 2 कूलाम, इतनी में 1 कूलाम, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जगह आवेश का मान समान होना चाहिए, हर एकांक एरिया में, हर एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान समान होना चाहिए, तभी हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए, देखिए क्या होता है, अगर चीनी पानी का रस घोला जाता है ना, चीनी पानी का रस, तो आप ऊपर से पीजिए, बीच में से पीजिए, चाहे गिलास छेद के नीचे से पाइप लगा के पीजिए, कैसे हूँ पिएंगे, जितना मीठा घोले होंगे रस उतना ही मीठा लगेगा, शरबत जो होता है उतना ही मीठा लगेगा। हर जगह से कहीं से पीजिए, कहीं नमकीन लगेगा नहीं लगेगा, काहे नहीं लगे, कहे से कि उसमें चीनी डाले हैं, हर जगह घुल गया, मतलब चीनी उस पानी में समान रूप से फैल गया है, चीनी उस पानी में समान रूप से फैल गया। वैसे ही आवेश जो है ना, आवेश किसी भी पृष्ठ पे हो, किसी भी कहीं पे भी हो, अगर फैला हुआ आवेश है तो वो एक समान रूप से फैला होना चाहिए, तभी हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। गॉस का नियम कब लगाएंगे? जब आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो, तभी हम गॉस का नियम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। तो गॉस के नियम का ये तीसरा सीमा क्या होगा? गॉस का नियम तभी लागू हो सकता है जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो, यानी फैला हुआ हो। तो गॉस का नियम कब लागू होगा बाबू? ये भी लिख लो तीसरा पॉइंट, गॉस का नियम तभी लागू होगा, गॉस का नियम तभी लागू होगा जब आवेश एक समान रूप से फैला, एक समान रूप से वितरित हो। यहाँ फिजिक्स में भाषा अलग लिख देता है, तो एक समान रूप से फैला हो चाहे वितरित हो, तो एक समान रूप से फैला हो या वितरित हो। आप फैला हुआ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं लिख देगा आप वितरित, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो वितरित हो, ठीक, वितरित हो, वितरित मतलब फैला होना। तो ये कुछ सीमाएं हो गई, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछेगा ही नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं, आपको समझाने के लिए हम बस बता दिए कुछ सीमाएं। अब हम चलते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या है? गॉस या गाउस या गॉस कुछ भी लिख सकते हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब होता है ना, कि हम इस नियम का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, यही गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या है बाबू? तो याद रखिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग यही है कि हम इस नियम का उपयोग किस किस काम के लिए कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको कहना हो कि फ़ोन का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यही फ़ोन का अनुप्रयोग हो गया। पढ़ने के लिए कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए कर सकते हैं मोबाइल का इस्तेमाल, तो ये मोबाइल का अनुप्रयोग हो गया, एप्लीकेशन हो गया। वैसे गॉस के नियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यही होता है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक। तो अनुप्रयोग का अर्थ समझ में आया? अनुप्रयोग का अर्थ होता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग, आप देखिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। पहला, हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q/ε0। तो किसी आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालने में, अगर आवेश दिया हुआ है तो हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो किसी आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालने में, यही सोचकर तो हम फार्मूला बनाए थे, विद्युत फ्लक्स निकालने में या ज्ञात करने में लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, ज्ञात करने में, ठीक। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया इसका? दूसरा एप्लीकेशन हो गया विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। अब ये विद्युत क्षेत्र कई जगह ज्ञात किया जाता है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम कल बताएंगे अगले लेक्चर में, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में।
तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। क्या हुआ, किसी एक समान, मान लीजिए कि ये एक समान वितरित आवेश है कोई, इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है हर जगह। माने यहाँ इतना छोटा सा एरिया लिए, इसमें भी 10 कूलाम, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे लिए तो उसमें भी 10 कूलाम, यहाँ पे भी 10 कूलाम, मतलब जहाँ पे भी इतना बड़ा एरिया लेंगे वहाँ पे 10 कूलाम हमको आवेश मिले, तब हम क्या कहेंगे कि ये एक समान रूप से वितरित आवेश है इसमें। ठीक, तो हर जगह आवेश का मान हर एक यूनिट एरिया में समान होना चाहिए, तो एक समान वितरित आवेश। अब इसमें एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, ये आवेश हो गया। मान लीजिए इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम यहाँ पे गासियन पृष्ठ बना देंगे, इस बिंदु से सटा करके गासियन पृष्ठ बना देते हैं और तब निकालते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो चिंता मत कीजिए। अब इसमें कहाँ कहाँ इसका विद्युत क्षेत्र निकालने में यूज किया जाता है, पहला यूज किया जाता है रेखीय आवेश घनत्व के कारण, या एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण। दूसरा हम इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन करते हैं एक समान रूप से आवेशित, अभी बता रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये, आवेशित अनंत लंबाई के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये निकालने में तीसरा इसका उपयोग होता है खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित खोखले चालक गोले के कारण, फिर अचालक गोले के कारण, चालक तथा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, फिर ठोस के कारण ज्ञात कर लेंगे, ठोस आवेशित चालक तथा अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक, तो इतने चीज़ों में हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका एप्लीकेशन देखिए, पहला अनंत लंबाई, मतलब जिसका लंबाई निश्चित ना हो, कोई तार हो बहुत ही लंबा हो, उस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ क्यू 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 करके ऐसे आवेश फैला हुआ किसी तार पे, तो इसके कारण हम इस बिंदु पे अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस पी बिंदु पे, तो हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, गास के नियम की मदद से। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम एक बेलन बनाते हैं, बेलन गासियन सरफेस बनाते हैं और हम निकाल लेते हैं। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चादर के कारण कोई पतला सा सीट रखा हुआ है, इसे चादर रखा हुआ है, प्लास्टिक का हो सकता है या किसी मतलब चालक का हो सकता है, तो इसके कारण हमको इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस पी बिंदु पे, तो क्या करेंगे, इसको गासियन पृष्ठ से ऐसे घेर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक, तो गासियन पृष्ठ से घेर करके निकाल लेंगे हम क्या, विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। उसके बाद आवेशित खोखले गोले के कारण, कोई गोला है, ये खोखला है, अंदर से खोखला है, जैसे फुटबॉल होता है, इस पे आवेश है और इस आवेश के कारण हमको यहाँ पे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालना हो, सरफेस पे निकालना हो, तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब आवेशित खोखला गोला हो सकता है ये गोला ठोस हो, तो ठोस गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ों में इनका एप्लीकेशन होता है। इस एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। क्यों अभी इस लेक्चर में नहीं समझाएंगे, क्योंकि इसमें समझाने के लिए आपको अभी 3 चीज़ों के बारे में जानना है। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब हम समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। चलिए देखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व क्या होता है? जैसे घनत्व हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, तो वही क्या होता है वहाँ पे मास का घनत्व होता है, यानी कि घनत्व वहाँ पे निकालते हैं, सिंपल सा घनत्व। ठीक, अगर किसी चीज का घनत्व निकालते हैं तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है? D बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है। तो ये द्रव्यमान घनत्व हो गया किसी वस्तु की एकांक आयतन में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। ये अगर कोई हम किसी वस्तु में एकांक लंबाई, एकांक मतलब आयतन लेते हैं तो उसमें कितना द्रव्यमान है, इसको निकालने के लिए हम द्रव्यमान घनत्व निकालते हैं, जो होता है m/v, यानी एकांक आयतन में द्रव्यमान कितना है, ये क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व होता है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमको निकालना है आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक में कितना आवेश है, एकांक लंबाई में कितना आवेश है, एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, एकांक आयतन में कितना आवेश है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, ऊपर भी बहुत दूर तक गया है, नीचे भी बहुत दूर तक गया है। ठीक, मतलब बहुत ही लंबा चालक तार है। इस पे एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। हर जगह आवेश का मान समान है, हर जगह जहाँ पे भी देखेंगे आवेश का मान समान है। इसे आवेश को दिखा दिए, इस चालक तार पे आवेश फैला हुआ है। हम कहें कि इस पूरे चालक तार पे ना, पूरे चालक तार पे आवेश कितना फैला हुआ है? इस मान लीजिए कोई भी तार है, चालक हो या कुछ भी हो, कोई भी तार है, उस पे आवेश फैला हुआ है, उसका मान हम मान लेते हैं Q आवेश को हम इस पे बिछा दिए हैं। इस आवेश को, इस तार पे Q आवेश को हम बिछा दिए हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक तार है पूरा बिछा दिए हैं। तो पूरे चालक तार पे कितना हम आवेश मान लिए? Q आवेश मान लिए। ठीक, तो हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व ये क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम माने क्या है कि पूरे तार पे Q आवेश फैला हुआ है। हम मान लेते कि 10 कूलाम आवेश लिए, 10 कूलाम आवेश लिए, पूरा तार पे फैला दिए, छिट दी, तो क्या होता? पूरे तार पे 10 कूलाम होता। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कितना आवेश हम फैलाए हैं, हम जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं, हम Q आवेश को पूरा तार पे फैला दिए। तो हम जानते हैं, हम कहें कि L लंबाई का पूरा ये तार है, L लंबाई का, अनंत लंबाई का है, वैसे हम कहते हैं कि L लंबाई का तार है, L लंबाई पूरा है इसका। अनंत लंबाई का मतलब कि एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि लंबाई खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा बस कर सकते हैं, जैसे कि 50 मीटर, 100 मीटर। तो हम कहें कि 50 मीटर में, अगर 50 मीटर लंबाई होता तो 50 मीटर में 10 कूलाम आवेश, तो 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश होगा? तो 10/50 ऐसे कर देते। ठीक, अगर 50 मीटर लंबा तार होता और 10 कूलाम इस पे आवेश फैलाया गया होता, 50 मीटर लंबे तार पे 10 कूलाम आवेश फैलाया गया होता, तो एकांक लंबाई में कितना आवेश फैला है इसको निकालना होता तो हम क्या करते? 10/50 कर देते। यही ना करते बाबू। देखिए हम क्या करते हैं, अभी मिठाई पे समझाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, अगर कहे कि 20 रुपये का क्या है, 20 रुपये का 10 गो मिठाई है, 20 रुपये का 10 गो मिठाई है। एगो मिठाई कितने का है? तो आप कहेंगे कि एगो मिठाई 2 रुपये का है। कैसे निकाले? तो कैसे निकाले बाबू? देखिए यहाँ पे 10 मिठाई कितने का है? 10 मिठाई 20 रुपये का है। कैसे निकाले? तो एक मिठाई हमको निकालना है, कितने का है? तो 20/10 कर दिए, के ना भाग दे दिए, तो हमको निकल गया कि ये 2 रुपये का एक मिठाई पड़ रहा है हमको। ऐसे ही यहाँ पे हम कहे कि 50 मीटर में 10 कूलाम आवेश फैला हुआ है, तो 1 मीटर में कितना आवेश फैला हुआ होगा? तो 10/50 कर दिए। ठीक, 10/50 कर दिए। 50 मीटर में 10 कूलाम आवेश फैला हुआ है, तो 1 मीटर में कितना आवेश फैला हुआ है? तो 10/50 कर दिए। यही किए ना। वैसे ही हम कहें जनरल फार्मूला इसके लिए बनाओ, इसके लिए हम कहें कि L लंबाई का तार है, हमको चालक तार की लंबाई भी नहीं मालूम है, इस तार की लंबाई नहीं मालूम है, L मान लिए हैं। हम कहें कि L लंबाई में आवेश कितना फैला हुआ है, तो Q आवेश को हम फैला दिए, छिप दिए हैं इस तार पे Q आवेश को। हम बोले कि एकांक लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, तो आप कहेंगे Q/L। एकांक देखिए L लंबाई में Q आवेश, यानी एकांक लंबाई में कितना आवेश? Q/L आवेश। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये
क्या होता है, एकांक लंबाई में जितना आवेश फैला हुआ है यही रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो किसी तार पर किसी चालक पर एकांक लंबाई में कितना आवेश है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया? देखिए हई तारवा जो है ना बहुत ही लंबा है, कितना लंबा है हमको नहीं मालूम है। मान लिए कौन सी कि एल लंबाई का है, एल लंबाई का आवेश कितना इस पे फेंके हैं, आवेश इस पे कितना फैलाए हैं, क्यू आवेश हर जगह एक समान रूप से वितरित है, हर जगह एक समान रूप से क्यू आवेश फैल गया है। ठीक, जैसे देखिएगा खिचड़ी उचड़ी पसारते हैं अगर थाली में ना तो पूरा हर जगह समान रूप से पसर जाता है। ठीक, खिचड़ी जिसको तहरी इस टाइम बोला जा रहा है, तो ऐसे ही आवेश को हम तार पे फैला दिए, एक समान रूप से फैल गया। तो एल लंबाई में आवेश कितना फैला है, क्यू। हम बोले कि इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालो, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि एकांक लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, उसी को बोलते हैं कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी एकांक आवेश घनत्व है, सॉरी आवेश घनत्व है। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व है, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व हम कैसे निकाले, कहे कि एल लंबाई में क्यू आवेश, तो बाबू 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश, क्यू बटा एल। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। क्योंकि रेखा पे आवेश फैला हुआ था, तार कैसा है, रेखा के टाइप का है, और आवेश फैला हुआ था, आवेश का हम घनत्व निकाले, 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा निकाले, यही रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। क्या लिखते हैं कि किसी चालक तार पर अनंत लंबाई के, देखिए एकांक लंबाई में, सिंपल सा लिखिए इसका परिभाषा, एकांक का मतलब होता है एक, कोई भी यूनिट होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कोई भी यूनिट हो लेकिन एक उसका मान होना चाहिए। तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को क्या लिख सकते हैं, वितरित यानी फैला हुआ, वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना एल लंबाई के चालक पर, अच्छा है तो इस तार को क्या मान सकते हैं, अनंत नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, एल लंबाई का होना चाहिए, कोई भी लंबाई आप ले सकते हैं। तो अनंत लंबाई के चालक तार पर क्यू आवेश वितरित है, यही ना माने हैं कि एल लंबाई का कोई तार है, इस पे क्यू आवेश को पसरा दिए हैं, यानी कि छीट दिए, फैला दिए हैं, वितरित कर दिए हैं। तो क्यू आवेश वितरित है, जो किए हैं लिख दीजिए, वितरित है। अतः क्या होगा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी बाबू, आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा कितना, तो Q बटा L। देखिए L लंबाई में Q आवेश, इसलिए एकांक लंबाई में Q बटा L आवेश। और एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या हो गया, Q बटे L हो गया, Q बटे L हो गया। अब हम यहाँ से ये फार्मूला बना लिए, लेकिन ये फार्मूला देखने में लंबा लग रहा है, तो इस रेखीय आवेश घनत्व की जगह पे हम क्या लिखते हैं, लेमडा। क्या लिखते हैं, लेमडा। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा कैसा होता है, इसे खींचिए, आप पढ़े होंगे यार हाई स्कूल में, लेमडा। इसे लेमडा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, Q अपन में L।
ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक आप लिखना चाहें तो मात्रक इसका कैसे लिखेंगे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम बटा में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, कूलाम प्रति मीटर। किसका मात्रक है, लेमडा का मात्रक, लेमडा का मात्रक। ये लेमडा क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर का मतलब कि 1 मीटर में कितना कूलाम आवेश, तो कूलाम प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, रेखीय आवेश घनत्व का। आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही होता है रेखीय आवेश घनत्व। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब कौन सी बाबू, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब कुछ नहीं, बस एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है ना, कितना कूलाम आवेश है ना, उसी की मात्रा को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी में उसको पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस को पृष्ठ बोलते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। अभी तक तो हम जो आवेश था उसको हम किसी चालक तार पे फैलाए थे। अब मान लीजिए कोई चादर है, चालक चादर है, मतलब मान लीजिए लोहा का चादर है चाहे प्लास्टिक का चादर है, इस पे आवेश बिछा दिए, ऐसे आवेश फैला दिए, एक समान रूप से वितरित कर दिए। एक समान रूप से वितरित का मतलब कि हर जगह आवेश की मात्रा समान होगी। जैसे चीनी पानी घुल जाता है तो हर जगह उतना ही मीठा होता है, वैसे हर जगह आवेश की मात्रा इसमें समान होगी। तो एक समान रूप से वितरित कर दिए आवेश। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए आवेश घनत्व या कोई भी घनत्व हो निकालना हो ना, उसका मतलब होता है कि एकांक यूनिट में कितना है। तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे राशि क्या आएगी, क्षेत्रफल। देखिए ये पृष्ठ है, वहाँ पे लंबाई था, तो एकांक लंबाई में हम आवेश की मात्रा निकाल रहे थे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में, हम इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल S है, इस पूरा का क्षेत्रफल S है, पूरा चादर का क्षेत्रफल S है। हम कह सकते थे 10 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर है, 2.5 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी होगा हमको मालूम नहीं है। तो हम मान लिए S मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कोई संख्या है, ठीक, तो S मीटर स्क्वायर है। हम कहें कि S मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्यों आवेश फैला हुआ है। आवेश का मान भी हमको नहीं मालूम है, 10 कूलाम आवेश फैला हो सकता है, 15 कूलाम, 2.5 कूलाम, 7.5 कूलाम, 7.2 कूलाम, कुछ भी फैला हो सकता है। हम मान लिए कि क्यों आवेश इस क्षेत्रफल में फैला हुआ है, S क्षेत्रफल में क्यों आवेश फैला हुआ है। हमको क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि एकांक में कितना है, एकांक लंबाई में कितना है, एकांक क्षेत्रफल में कितना है, एकांक आयतन में कितना है, ठीक। तो एकांक क्षेत्रफल में हम जानते हैं कि S क्षेत्रफल में कितना आवेश फैला हुआ है, क्यों आवेश पूरा पसार दिए हैं, जैसे खिचड़ी पसारते हैं ना, वैसे आवेश पसार दो, किस पे, चादर पे। तो S क्षेत्रफल पे आवेश क्यों फैला हुआ है, क्यों वितरित है। तो हम कहे कि एकांक क्षेत्रफल पे 1 मीटर स्क्वायर में कितना फैला हुआ है, आप कहेंगे Q बटा S, और यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और कुछ नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम दिखाते हैं सिग्मा से, इसलिए इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q अपन S। S के जगह पे आप A भी मान सकते हैं, तो Q बाई A ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया सिग्मा, क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला लिखा हुआ होता है सिग्मा बराबर Q अपन S, Q अपन A या Q अपन S, ठीक। तो सिग्मा बनाना आप सीख जाइएगा, ये सिग्मा है। ऐसे भी एक सिग्मा होता है, इसको समेशन भी बोलते हैं कभी कभी, तो वैसे सिग्मा समेशन इसको दोनों बोला जाता है। तो वो सिग्मा नहीं, ये दूसरा सिग्मा है, ठीक। तो आप याद रखिएगा सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व को दर्शाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें फिर से एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। कोई पूछेगा तो कहेंगे कि एकांक, क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा को क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय
आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आपको समझ में आया। अब हम इसे इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे सिग्मा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं या दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम क्या माने हैं, माना एस क्षेत्रफल में क्यू आवेश वितरित है, क्यू आवेश क्या है, वितरित है। हम जल्दी लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग सही नहीं होगा। तो क्यू आवेश वितरित है, अतः एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित होगा, अतः एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, वितरित आवेश बराबर कितना होगा, तो Q/S होगा। ठीक, और इसी को एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा बराबर Q/S हो गया। यहाँ से ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/S। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। अभी निकाले हैं हम इसको, पिछला जो रेखीय आवेश घनत्व निकाले हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, देखिए मात्रक लिखने का तरीका, फार्मूला में जो मात्रक है जैसे लिखा हुआ है, जो राशि है उसका मात्रक लिखते जाइए और जैसे लिखा हुआ है लिखते जाइए। देखिए आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश की जगह पे कूलाम लिखती है, बटा सरफेस यानी एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, सिग्मा का मात्रक क्या हो गया बाबू, सिग्मा का मात्रक हो गया कूलाम, बट्टा को लिख देते हैं प्रति और मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, अगर कोई पूछेगा किसका मात्रक है तो आप बोलेंगे सिग्मा का। कोई पूछेगा सिग्मा कौन सी है बाबू, तो सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बाबू, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश फैला हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले कोई क्षेत्रफल लेंगे, कोई प्लेट ले लिए, प्लेट थरिया समझते हैं, थरिया सरफेस है वो, उसमें खिचड़ी पसार दीजिए, वैसे ही आवेश को पसार दीजिए, खिचड़ी पसारते हैं पूरा अच्छे से फैल जाता है हर जगह बराबर, वैसे ही मान लीजिए उसमें आवेश डाल दिए, आवेश पूरे जगह अच्छे तरीके से फैल गया, एक समान रूप से फैला जैसे खिचड़ी फैला था। हम कहे कि एकांक क्षेत्रफल में पूरे में हम कितना आवेश डाले, क्यों आवेश डाले थे, हम कहे कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो यही एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश है ना, उसी को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझते हैं। आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक, आयतन आवेश घनत्व वही होता है, इसमें भी एकांक आयतन में कितना आवेश है उसी को हम बोलते हैं आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, ये क्या होता है, ये कोई आयतन है कोई डब्बा है, डब्बा समझते हैं, डब्बा कोई ईंट का ब्लॉक है, ईंट है, कोई इसे ठोस है, ठीक समझ रहे हैं ना। इसका हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन, इसका आयतन कितना है, इसका आयतन हम मान लेते हैं v, मान लेते हैं v। कोई दिक्कत है कि इस जो डब्बे का आयतन है वो v है, हम नहीं जानते कितना आयतन हो सकता है कि 10 मीटर क्यूब हो, 15 मीटर क्यूब हो, 7.5 मीटर क्यूब हो, 7.2 मीटर क्यूब हो, 6.2 मीटर क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, इसका आयतन कुछ भी हो सकता है। हम मान लिए कि v मीटर क्यूब है, हमको नहीं मालूम है, हम नापे उपे नहीं है। हम कहे कि इस आयतन में हम आवेश कितना फैला दिए, हम कहे कि क्यू आवेश इसमें फैला दिए, एक समान रूप से वितरित हो गया, एक समान रूप से आवेश वितरित हो गया इस आयतन में, पूरे आयतन में। आयतन का मतलब 3D में होगा, जैसे ये हो गया, ये इसमें आवेश फैलेगा तो ये किस में होगा, तो ये इसमें अगर अंदर तक आवेश फैलेगा तो ये होगा आयतन में आवेश। ठीक, किसी भी आयतन में आवेश होगा, तो इस आयतन में आवेश कितना फैल गया, क्यों आवेश पूरा एक समान रूप से फैल गया, वितरित हो गया, पसर गया, समझ रहे हैं। अब क्या है कि इसका
आयतन आवेश घनत्व निकालो। घनत्व का मतलब कि एकांक में कितना है, एकांक यूनिट में कितना है। तो आवेश घनत्व निकालना है, इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना है उसी को हम बोलेंगे एकांक मतलब आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। देखिए हम कहे कि भी आयतन था तो हम क्यू आवेश फैला दिए थे, भी आयतन में हम क्यू आवेश को फैला दिए थे, वितरित कर दिए थे। अब हमको एकांक आयतन में आवेश निकालना है तो क्यू बटा भी हो जाएगा। सिंपल सा बात है, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्यू बटा भी एकांक आयतन में निकालना है तो इसलिए क्यू बाई भी हो जाएगा। और इसी एकांक आयतन में घनत्व को आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? इसी एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। इसको दिखाते हैं रो से। रो कैसे लिखेंगे? तो पी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, रो हो जाता है ऐसे, ऐसे रो हो गया। ठीक, ये रो हो गया। रो बराबर क्या होगा? क्यू अपान में भी, यही होता है। तो ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। क्या बोले कि भी आयतन में क्यू आवेश है तो एकांक आयतन में कितना आवेश होगा? 1 मीटर क्यू आयतन में है छोटका 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। ठीक, तो इतने में कितना आवेश होगा? तो इतने में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। तो रो बराबर क्यू अपन भी हो गया। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको लिखने का तरीका समझते हैं। ऐसे आप चाहें तो अपने मन से इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एकांक आयतन में वितरित आवेश को क्या बोलते हैं? वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, तो आशा है कि समझ में आया। इसे रो से दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। ठीक, अब क्या माने हैं? माना भी आयतन में कितना आवेश फैला हुआ है? भी आयतन में क्यू आवेश वितरित है। कितना आवेश वितरित है बाबू? क्यू आवेश वितरित है। ठीक, अतः एकांक आयतन में वितरित आवेश कितना होगा? क्यू बटा में भी। इसको किससे दर्शाते हैं? एकांक आयतन में वितरित आवेश क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। तो इसको रो से दर्शाते हैं। रो बराबर कितना हो गया? क्यू अपान में भी हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला। कोई पूछेगा आयतन आवेश घनत्व क्या होता है बाबू? तो आयतन आवेश घनत्व का मतलब कि एकांक आयतन में वितरित कितना आवेश है, कितना आवेश फैला हुआ है एकांक आयतन में। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। कोई भी ईंट का ब्लॉक, ईंट लीजिए जो चालक हो, उस पर आवेश फेंक दीजिए, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक समान रूप से जैसे वितरित होगा तुरंत एकांक आयतन में आवेश निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा? एकांक आयतन मतलब आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। एकांक आयतन में जितना भी आवेश होगा। ठीक, तो आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई। चलिए इसका मात्रक निकाल लेते हैं। इस रो का मात्रक यानी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? वैसे ही सेम करेंगे। ऊपर क्या है? क्यू। क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम हो गया। और बटा है, बटा लगा दिए। भी का मतलब आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब। अब इसका मात्रक क्या हो गया? तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। पहला फार्मूला हम क्या निकाले? लेमडा बराबर निकाले थे क्यू अपन में एल। ठीक, इसका मात्रक क्या था? एक बार सब लाइन से लिख देते हैं। इसका मात्रक क्या था? इसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर था। इसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर। ये पहला फार्मूला हमारा हो गया। दूसरा फार्मूला हम क्या निकाले? सिग्मा बराबर क्यू अपन में एस निकाले थे। और इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक निकाले थे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर का बस पावर बढ़ाते जाइए और इसमें मीटर का पावर 3 हो गया। ठीक,
तो ये 3 हम फार्मूला अब तक निकाल चुके हैं। इसका यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम किसी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, किसी सरफेस के कारण हम निकालेंगे, तब वहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो आशा है कि ये चीज़ें आप समझे होंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।